हेलो दोस्तों, मैं प्रखर जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद जायसवाल पे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एशियन सोसाइटीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं आप सभी के साथ जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स मैं आप सभी तक शेयर करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और हमारी स्टडी विद जायसवाल की फैमिली बड़ी हो सके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है शहरी क्रांति को परिभाषित करना है। शहरी क्रांति, ठीक है। ये पहली बात तो मैंने ये क्वेश्चन आपकी एसओएल की बुक एशियन सोसाइटीज़ की बुक से ही कैरी किया है। तो आप सभी इसको अगर बुक में भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये यूनिट 1 में काफ़ी बार हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है। सबसे पहले शहरी क्रांति की शुरुआत 1930 के दशक में एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद श्री गोल्डन चाइल्ड द्वारा की गई। चाइल्ड ने पहले की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए नवपाषाण क्रांति शब्द को गढ़ा, जिसके द्वारा शिकारी समाज ने फासला और जानवरों को पालतू बनाया और एक कृषि जीवन शैली की शुरुआत की। इतना समझाता हूँ पहले। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में भारतीय प्राचीन इतिहास में अगर आप जब पढ़ेंगे तो प्रगति ऐतिहासिक काल एक टाइम पीरियड है, ठीक है, भारत में। और इसके अंदर पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, पाषाण का मतलब ही क्या है? पत्थर। पाषाण युग को भी बेसिकली 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें भी काफ़ी कुछ मैंने बताया है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 8000 BC से 4000 BC, ठीक है। और नवपाषाण काल में जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग माना जाता है 4000 BC से 2500 BC, ठीक है। और नवपाषाण काल में ही मनुष्य का जो इतना विकास हो चुका था कि मनुष्य जो है कृषि करने की शुरुआत कर चुका था। तो इतने में जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, कृषि जीवन शैली की शुरुआत करी, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया हो कि उसने जानवरों को पालतू बनाया और उन जानवरों के थ्रू ही उसने कृषि करने की शुरुआत करी, ठीक है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आ, सामाजिक संदर्भ में चाइल्ड ने एक बड़ी मात्रा में नए पुरातात्विक डेटा को संश्लेषित किया और व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति बने, जबकि पिछले पुरातत्वविदों ने कालक्रम और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया। यानी कि इससे पहले इन्होंने सबसे पहले जो कि थे गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले इसको ना क्रम के अनुसार संश्लेषित किया, मतलब डाटा को इकट्ठा किया और उसको कालक्रम के अनुसार लिखा, ठीक है। और इससे पहले क्या करते थे सभी पुरातत्वविदा, बस केवल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बस पढ़ते थे कि इस टाइम पीरियड में इतना हुआ था, इस टाइम पीरियड में हुआ था। तो पाषाण काल की जो शुरुआत करने वाले कौन माने जाते हैं? गोल्डन चाइल्ड इनको कहा जाता है, ठीक है। चाइल्ड ने पुरातात्विक खोजों की व्याख्या करने के लिए सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और सिद्धांतों को लागू किया। चाइल्ड ने पहली बार अपनी पुस्तक 1936 की पुस्तक में मैन सेक्स हिमसेल्फ में शहरी क्रांति की चर्चा की और टाउन प्लानिंग रिव्यू पत्रिका में 1950 के लेख में इस अवधारणा को बहुत बड़े दर्शकों तक पहुंचाया। उस पत्र में उन्होंने शहरी क्रांति के विशेषताओं को परिवर्तन करने के लिए 9 सूत्री मॉडल प्रस्तुत किया,
नौ सूत्री मॉडल क्या है इसके बारे में आप सभी को अभी पता चल जाएगा। देखिए, ये 9 पॉइंट है। नौ सूत्री मॉडल इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं, 9 के 9 पॉइंट को। सबसे पहले, आकार की दृष्टि से पहले शहर किसी भी पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले रहे होंगे। यानी कि वो उस टाइम पीरियड में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो शहर के मतलब मनुष्य की जो शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत ही छोटी छोटी बस्तियों में रहता था। आप सभी ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय व्यवस्था थी, और उसी टाइम पीरियड से पहले लोग कैसे रहते होंगे, एक बहुत छोटी छोटी बस्ती में रहते होंगे। उसके बाद जब धीरे धीरे मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ, तो मनुष्य ने एक शहरी क्रांति को जन्म दिया, यानी कि एक शहर के रूप में रहने लगा। काफ़ी ज़्यादा विकसित प्रणाली थी। ठीक है, अगर आप हड़प्पा सभ्यता में देखोगे तो वहाँ पे किसके लिए फेमस है, जल निकासी प्रणाली के लिए। ठीक है, और वहाँ पे पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में देखोगे तो आजकल शहरों में भी क्या होता है कि मनुष्य क्या करता है, पक्के ईंटों के मकान होते हैं, मतलब शहर में काफ़ी विकसित होते हैं और घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। जबकि अगर हम रूरल एरिया में जाएंगे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहाँ पर आबादी बहुत कम होती है। ठीक है, तो बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। संरचना और कार्य में शहरी आबादी पहले से ही किसी भी गांव से भिन्न थी। पूर्णकालिक विशेषज्ञ शिल्पकार, परिवहन कर्मचारी, व्यापारी और अधिकारी और पुजारी। ठीक है, जो शहरों की आबादी जो थी वो गांवों से बहुत ज़्यादा अलग थी। ठीक है, यानी कि शहरों में लोग जो थे, आपको पता है कि ये घनी आबादी वाले हुआ करते थे, तो यहाँ पर जो आबादी थी वो गांवों से बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शिल्पकार थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, परिवहन कर्मचारी थे, व्यापारी, अधिकारी और ये सब पुजारी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, इन सब से गाँव में ये सब कम होते थे और शहरों में ज़्यादा। ठीक है, बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है प्रत्येक प्राथमिक उत्पादक ने अपने छोटे से अधिशेष पर भुगतान किया, जो वह मिट्टी से अपने अभी भी बहुत सीमित तकनीकी उपकरणों के साथ दया कर के रूप में एक काल्पनिक देवता या देवी राजा को कर सकता था। इस प्रकार के अधिशेष को केंद्रित करता था। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है ये कह रहा है कि जो उपभोक्ता था, यानी कि जो उपभोक्ता था, और सॉरी उत्पादक था, यानी कि मान लीजिए कोई कृषक था, तो क्या करता था, एक काल्पनिक कर किसी देवी, काल्पनिक देवता, ठीक है, एक कर के रूप में एक देवता को या फिर देवी राजा को कर देता था, जिसका वो अधिशेष केंद्रित होता था। यानी कि उसका जो मेन फोकस जो होता था वो आ, अपनी मिट्टी के सीमित तकनीकों को, उपकरणों को बचाने के लिए होता था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो आप सभी इनको एक बार अपने आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की एंडिंग की, वरना कोई वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्वेश्चन 3 पे हम अभी बात करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन की एंडिंग देख लेते हैं। यद्यपि कभी कभी शहरों को और शहरीकरण के उत्पत्ति मॉडल के रूप की व्याख्या की जाती है, चाइल्ड की अवधारणा वास्तव में कृषि गांवों से राज्य स्तर के शहरी समाजों में संक्रमण का वर्णन करती है। ठीक है, यानी कि जब भी कभी शहरीकरण की बात करते हैं तो चाइल्ड, इनके अवधारणा चाइल्ड इनकी अवधारणा की बात ज़रूर होती है। और इनको जो जो कृषि जो है और गांवों के शहरों की तरफ संक्रमण, यानी कि गांवों से शहरों की तरफ बढ़ने के लिए वर्णन करती है। यह परिवर्तन जो दुनिया के कई हिस्सों में स्वतंत्र रूप से हुआ, को मानव को सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक माना जाता है। यद्यपि जटिल शहरी समाज को उत्पत्ति के लिए समकालीन मॉडल चाइल्ड का मूल सूत्रीकरण से आगे बढ़े हैं। आम सहमति है कि उनकी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले दूरगामी सामाजिक परिवर्तनों में से एक की सही पहचान की। साथ ही परिवर्तनों और शामिल प्रक्रियाएं प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, जो इनकी जो 9 सूत्री मॉडल है शहरों के क्रांति के बारे में,
ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो औद्योगिक क्रांति है ये बहुत ही ज़्यादा दूरगामी सोच है और इसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है इनके 9 सूत्री मॉडल को। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें मैं आप सभी को ये नोट शेयर कर दूंगा। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर चाइल्ड के 9 सूत्री मॉडल को बताया है मैंने। ठीक है, आपके एसओएल की बुक में 10 सूत्री मॉडल बताया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, 10 सूत्री मॉडल क्या है, लिखना लोगों का वहाँ पे एक एशियन टाइम में लिखना लोगों का एक पेशा हुआ करता था, लोग लिखते थे। ठीक है, जो कि हमारे सामने एक आज स्रोतों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो उस टाइम पे चाइल्ड ने 9 सूत्री मॉडल में ये लिखने को भी ऐड किया था, बट कुछ रेफरेंस बुक में आज लिखने 9 सूत्री मॉडल से हटा दिया गया है। कुछ रेफरेंस बुक में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है, कहीं पे नहीं। तो मैंने 9 सूत्री मॉडल लिखा है यहाँ पर, आप चाहें तो 10 सूत्री मॉडल भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ ऑलरेडी ये 10-12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अगर मैं इसमें ही थर्ड क्वेश्चन ऐड करता पर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप सभी के लिए इसके लिए पार्ट 3 लाऊंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 मैं जल्दी ले आऊँगा। उस तक के लिए बाय बाय।